नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही गहरे और अहम अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक अकेला इंसान एक पूरे देश और फिर पूरी दुनिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक मॉडर्न पढ़ा लिखा देश तानाशाही के चंगुल में फंस कैसे जाता है। इस सवाल का जवाब हमें ले जाएगा 20वीं सदी के जर्मनी में, एक ऐसे दौर में जहां बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। और यकीन मानिए, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नाज़ीवाद आखिर था क्या। देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही कट्टर विचारधारा थी जो 1920s के दशक में जर्मनी में पनपी। इसके 3 मेन पिलर्स थे: एक लीडर की तानाशाही, बहुत ही आक्रामक राष्ट्रवाद और बेहद खतरनाक नस्लवाद। और इस पूरी विचारधारा का चेहरा था एडोल्फ हिटलर। अगर इस पूरे दौर को देखें तो इसमें कुछ बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। शुरुआत हुई 1919 की वर्साई संधि से, जिसमें जर्मनी को जैसे तोड़ कर रख दिया। फिर 1933 में हिटलर का चांसलर बनना एक बहुत बड़ा मोड़ था, और इसका अंत हुआ 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार हुई। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां नाज़ीवाद ने अपनी जड़ें जमाई। हिटलर का पावर में आना कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, नहीं, बल्कि ये उस गहरे संकट और निराशा का नतीजा था जो जर्मनी में सालों से पनप रहा था। इस पूरे संकट की जड़ें पहले विश्व युद्ध के बाद हुई, जब 1919 में वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन किए गए। जर्मनी के लोगों के लिए ये सिर्फ एक शांति समझौता नहीं था, बल्कि ये एक राष्ट्रीय अपमान जैसा था। देखिए, इस संधि की शर्तें जर्मनी के लिए बहुत बहुत ज्यादा कठोर थी। सोचिए, जर्मनी को अपनी कीमती जमीनें और सारी कॉलोनीज छोड़नी पड़ी। उनकी सेना, उसे घटाकर सिर्फ 1 लाख सैनिक कर दिया गया। और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि पहले विश्व युद्ध का सारा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया गया और उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। जाहिर है, इन सब शर्तों ने जर्मन लोगों के मन में गुस्सा और लाचारी की एक गहरी भावना भर दी। और फिर 1929 की महामंदी ने तो जैसे आग में घी का काम किया। बेरोजगारी आसमान छूने लगी, लाखों लोग सड़कों पर आ गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं और लोगों का अपनी सरकार से भरोसा पूरी तरह उठ गया। अब ऐसे हताश माहौल में लोग एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहे थे जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने का वादा करे। और इसी निराशा के बीच एडोल्फ हिटलर ने एक उम्मीद की किरण दिखाई, या यूं कहें कि एक बहुत खतरनाक वादा किया। अब देखते हैं कि उसने जर्मनी के इस संकट को अपनी सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी कैसे बनाया। हिटलर का पॉलिटिकल सफर 1919 में एक छोटी सी कट्टरपंथी पार्टी से शुरू हुआ। वो एक जबरदस्त स्पीकर था, उसे लोगों की नब्ज पकड़नी आती थी। उसने जर्मनी के खोए हुए सम्मान को वापस लाने और देश को फिर से महान बनाने के जोशीले वादे किए। उसके भाषणों ने लाखों निराश जर्मनों को अपनी तरफ खींच लिया। 1933 आते आते वो जर्मनी का चांसलर बन गया, और सिर्फ 1 साल के अंदर उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और खुद को फ्यूरर यानी जर्मनी का अकेला सबसे बड़ा नेता घोषित कर दिया। सत्ता में आने के बाद नाजी पार्टी ने अपनी खतरनाक विचारधारा को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। ये दौर था पूरे कंट्रोल का और आने वाली एक बड़ी तबाही का। नाजी विचारधारा नस्लीय भेदभाव के बहुत ही खतरनाक आइडिया पर टिकी थी। वो मानते थे कि जर्मन लोग एक आर्यन मास्टर रेस हैं जो बाकी सबसे ऊपर है। इसी सोच के चलते उन्होंने यहूदियों, कम्युनिस्टों और दूसरे कई ग्रुप्स को अपना दुश्मन बना लिया। उनकी आइडियोलॉजी में फ्यूरर के लिए पूरी तरह से सरेंडर करना और जर्मनी को फैलाने के लिए लेबेंसराम यानी नई जमीन पर कब्जा करना शामिल था। तो सवाल यह है कि उन्होंने पूरे देश पर इतना कंट्रोल किया कैसे। उन्होंने 2 तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ प्रोपेगेंडा, मतलब मीडिया, फिल्में और बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए अपने विचारों को फैलाया, और दूसरी तरफ गेस्टापो जैसी खूंखार सीक्रेट पुलिस ने डर और आतंक का माहौल बनाया। विरोध की छोटी से छोटी आवाज को भी बेरहमी से कुचल दिया जाता था। उनकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा था युवाओं का ब्रेन वॉश। हिटलर यूथ जैसे संगठनों के जरिए बच्चों के दिमाग में बचपन से ही नाजी विचारधारा और फ्यूरर के लिए वफादारी भर दी जाती थी। वो जानते थे कि अगर अगली पीढ़ी उनके कंट्रोल में आ गई तो उनका राज हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। और इस पूरी विचारधारा का जो नतीजा निकला वो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे भयानक और शर्मनाक चैप्टर था, होलोकॉस्ट। नाजियों ने
एक सिस्टमैटिक तरीके से 60 लाख यहूदियों को मार डाला। 60 लाख, ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ भी नहीं पाता। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये 60 लाख जिंदगियां थीं, 60 लाख कहानियां थीं, सपने थे, जिनका अंत सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से हुआ। लेकिन इतिहास गवाह है, कोई भी तानाशाही हमेशा नहीं चलती। अब हम इस दौर के अंत और उन जरूरी सबकों पर नजर डालेंगे जो इंसानियत ने इसकी राख से सीखे, ऐसे सबक जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। तो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और नाजी पार्टी को बैन कर दिया गया। एक बेहद खौफनाक युग का अंत हुआ। तो इस भयानक इतिहास से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहला सबक, तानाशाही हमेशा तबाही लाती है। दूसरा, ये हमें लोकतंत्र और मानवाधिकारों की कीमत याद दिलाता है कि ये कितने नाजुक हैं और इनकी रक्षा करना कितना जरूरी है। और तीसरा, ये हमें सिखाता है कि अंधी राष्ट्रीयता और नफरत की राजनीति पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। और यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि जो पहले हुआ वो फिर से हो सकता है। तो आज हम अपने लोकतंत्र को नफरत और बंटवारे की ताकतों से कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है